हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो को देखें उससे पहले एक रफ और पेन अपने साथ में लेकर बैठे, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं बीच बीच में बताऊंगा उसे आप नोट कर लें। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अनाहत सिंह चर्चा में रही है, किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये स्क्वैश से जुड़ी हुई है। स्क्वैश, पिछली बार अभी भारत ने अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है 2025 में। तो अनाहत सिंह अमेरिका में आयोजित हुआ स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 का टाइटल जीता है। और अभी इनकी उम्र मात्र 17 साल है। ठीक है, अनाहत सिंह ये भारत की है। ठीक है, भारत की, ये दिल्ली की रहने वाली है। इतना तो समझ में आ गया, ये स्क्वैश प्लेयर है। स्क्वैश एक टेनिस जैसा खेल होता है, लेकिन उसे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो स्क्वैश। ठीक है, स्क्वैश प्लेयर है। दूसरी बात कि जब 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तो उस खेल में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी अनाहत सिंह। उसमें इनकी एज मात्र 14 ईयर्स अर्थात 14 साल थी। तो इनसे आप इतना बात याद रखो, और ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो एक स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 का टाइटल जीता है, उसमें इन्होंने इंग्लैंड की जॉर्जिया कैनेडी को हरा कर जीता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 14वां ग्रैमी अवार्ड हाल ही में 68वां ग्रैमी अवार्ड 14वें दलाई लामा को उनकी एल्बम मेडिटेशन के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेटर एंड स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में दिया गया है। वे भारत में कहाँ रहते हैं? तो दलाई लामा क्या होते हैं? दलाई लामा बेसिकली एक टाइटल, जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं ना भारत में, कि राजा महाराजा, वैसे ये लोग तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु, तिब्बती आध्यात्मिक, उनको दलाई लामा कहा जाता है। ठीक है, तो जो 14वें दलाई लामा वर्तमान में है, इनको इस बार का 68वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। कहा, किस क्षेत्र में? म्यूजिक के क्षेत्र में। ये सवाल कई बार पूछा भी गया कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, पहली बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया था पंडित रविशंकर को, अर्थात पहले भारतीय को। ठीक है, पहली बार ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। 1968 में दे दिया गया, पहले भारतीय। ठीक, दूसरी बात कि ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फर्स्ट भारतीय महिला इनका नाम था तन्वी शाह। तन्वी शाह। तो इससे आप इतना बात याद रखो, इनको 2010 में दिया गया था। आपको बता दें कि ये जो दलाई लामा होते हैं, ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु होते हैं। और जो 14वें वाले दलाई लामा है, ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। धर्मशाला नामक जगह है एक हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे रहते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस दलाई लामा काफी चर्चे में रहते हैं लोग। तो ये सवाल इस मतलब किसी न किसी पेपर में जरूर आ सकता है। और जो वर्तमान में दलाई लामा है, इस 14वें वाले, इनका नाम क्या है?
इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। दलाई लामा का नाम क्या है? दलाई लामा समझ में आ गया ना, एक उपाधि है समझो ये। जैसे हमारे यहाँ में पादरी ऐसे लोग होते हैं, उसी प्रकार ऐसे इनका दलाई लामा है। जैसे साधु संत, तो ऐसे समझो साधु संत है तिब्बत के। तो वर्तमान में इनका नाम है अ, इनका नाम है तेंजिंग तेंजिंग इग्यात्सो इग्यात्सो। ठीक है ना? तो इसे याद रखना। और किस किस एल्बम एल्बम के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है? मेडिटेशन के लिए। नाम है मेडिटेशन। और एक बात और याद रखना, ये जो 14वें दलाई लामा है, इनको 1989 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। 1989 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। और आपको बताना है कि इस बार का नोबेल 2025 का नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल। और एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एमटीएस के एग्जाम में आ चुका है, फ्रीडम इन एग्जाइल। तो इसे याद रखना, ठीक है ना? एग्जाम में पूछा गया है। तो इससे आप इतना चीजें नोट कर लो। और आपको बता दें कि ग्रैमी अवार्ड जो हमारा है, यह जो पंडित रविशंकर को दिया गया था, उस एल्बम का नाम था, जिस एल्बम के लिए दिया गया था उसका नाम था वेस्ट मीट्स ईस्ट। क्या नाम था? वेस्ट मीट्स ईस्ट ईस्ट, अर्थात पश्चिम पूरब से मिलता है। वेस्ट मीट्स ईस्ट इसे लिख लेना, जगह नहीं है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये समझ में आ गया ना सब, जितना मैं समझाया हूँ? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 50% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 18% कर दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होती है? देखो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपस में। जैसे मान लो कि तुम हो और मैं हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आई बात समझ में? तो हर देश जो एक दूसरे हैं, तो एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करते हैं, तो एक दूसरे पर टैक्स टैक्स लगाते हैं या टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ को टैक्स बोलते हैं। मतलब अगर एक देश अपना सामान दूसरे देश में बेचेगा, तो वहां उस वो देश इस देश पर टैक्स लगाएगा, इसी प्रकार वो देश भी करेगा। तो अगर कोई देश अपने देश में ज्यादा टैक्स लगाएगा, तो हमारा देश भी ज्यादा टैक्स लगाएगा। मतलब ये क्या होता है, जैसे करोगे वैसा। तो रेसिप्रोकल समझ में आ गया? तो अगर टैक्स वहां का बढ़ेगा तो ये लोग भी बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो हम लोग भी घटाएंगे। तो इस तो अभी अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगा रखा था वो 50% था। अब इसको घटाकर 18% कर दिया गया, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। समझ में आ गया ना? रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? रेसिप्रोकल जहां सब दिया है, मतलब आपस में बात हो रही है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का एकल पुरुष खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के टेनिस प्लेयर है, ठीक है। और देखो, टेनिस में ये पूछा जाता है कि डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप तो टेनिस से संबंधित है, इसको याद रखना। और ऐसे जो टाइटल्स होते हैं, सिंगल मैन टाइटल्स या खिताब, ऐसे तो ऐसे 4 प्रकार के खिताब होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन ओपन, और एक होता है यूएस ओपन। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है। ये सभी लोग टेनिस से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, सबका जो मैंने ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार सभी थोड़ी सी मुझे खांसी आ रही है, तो इसे संभाल लेना, क्योंकि गले में काफी दिक्कत है, मुझे जुकाम हो चुका है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसी के नाम पर करने की घोषणा की है?
तो ये संत रविदास के नाम पर करने की घोषणा की। अभी संत रविदास की जयंती थी पिछले कुछ दिनों पहले, तो यह घोषणा उसी दिन की गई है। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर होगा? संत रविदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑरेंज इकोनॉमी का यूनियन बजट 2026-27 में जिक्र किया गया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से? तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है बेसिकली क्या है कि अ, अ, जैसे फिल्म होती है, एनिमेटेड फिल्म आप देखते हो, कार्टून वाली फिल्म होती है, गाना, म्यूजिक, और जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं जैसे यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर जो वीडियो बनाते हैं, जैसे जो हेल्पफुल वीडियो होती है, जैसे किसी को कोई सीख मिलती हो, ऐसा नहीं कि रील ऐसे वो वाली उसकी बात नहीं होती है। यहाँ पर जैसे ग्राफिक डिजाइनर, ये जो लोग कंटेंट करते हैं ना, इन चीजों से सरकार हमारी कह रही है कि हम 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके लिए प्रॉपर सेटअप किया जा रहा है और प्रॉपर इसके लिए स्कूल खोले जाएंगे, ताकि इनकी ट्रेनिंं और वहां पर इसकी शिक्षा दी जा सके। जैसे जो लोग कुछ ग्राफिक डिजाइन करते हैं, एनिमेशन करते हैं, कार्टून बनाते हैं, गेमिंग के क्षेत्र में कोई किसी की बहुत अच्छी पकड़ है, और कोई फिल्म मेकिंग करता है, तो इसके क्षेत्र में, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह ऑरेंज इकोनॉमी इससे संबंधित है। बात समझ में आ गई? तो डिजिटल चीजों को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट 2026 में इसका जिक्र किया गया, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे इस क्षेत्र में। इनोवेशन, विजुअल ग्राफिक्स, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन, अर्थात डिजिटल वीडियो को माध्यम से लोगों को सिखाना, एक कंटेंट क्रिएशन रहेगा। इसका उत्पादन संतरा उत्पादन से नहीं है, ना तो कृषि से, ना तो मत्स्य से, ठीक है, इसे याद रखना। और इस बार का जो बजट है निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, हमारे वित्त मंत्री ने, तो इसमें उन्होंने 53.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट किया है। अर्थात इस बार का जो टोटल खर्चा आने वाला है बजट का 2026-27 के लिए, वो 53.5 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, व्यय होगा पूरे देश में। हर बार समझे कितना? 53.50 लाख करोड़। तो इतना बजट आवंटित किया गया पूरे देश में, ठीक है, इसे भी आप लिख लेना कहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया जाता है? अरे यार देखो, ये थोड़ा प्रिंट मिस प्रिंट हो गया। कब मनाया जाता है, ठीक है, इसको हटा लो। कब मनाया जाता है, बस इसको इतना याद रखो, इतना पढ़ो। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे, अर्थात विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है, 2000, देखो, कैंसर दिवस की थीम जो है वो 2 साल के लिए डिक्लेयर की गई है। तो इसकी जो थीम है 2025 से 27 तक यह थीम रहेगी। 2025 में भी यही, 2025-26 और 2026 से 27 तक भी यही थीम रहेगी, यूनाइटेड बाई यूनिक। यूनाइटेड बाई यूनिक अर्थात अद्वितीय में एकजुटता। हिंदी में अगर चाहो तो लिख लो, अद्वितीय में एकजुटता, अर्थात यूनाइटेड बाई यूनिक इसकी थीम है। ये पूछा जा सकता है, बहुत ही कई पेपर में पूछा गया। कैंसर दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना, ताकि भारत में जितनी भी कैंसर से मृत्यु है उसको रोका जा सके, या पूरे देश में, पूरे विश्व में। और आपको एक बात और याद रखना है कि पूरे दुनिया में कैंसर से सबसे अधिक मृत्यु भारत में दर्ज की गई इस बार। 2 फरवरी को मैंने बताया था वर्ल्ड वेटलैंड डे, अर्थात विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि अर्थात शहीद दिवस। तो इसे भी आप चाहो तो नोट कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रैफोर्ड प्राइज 2026 भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक
वीरभद्रन रामनाथन को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको जियो साइंस के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में? जियो साइंस। जियो साइंस को हिंदी में बोलते हैं भू विज्ञान, अर्थात वो साइंस जिसमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की परतों, पृथ्वी के मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल, ठीक है, इनके बारे में। देखो जियो जहां शब्द भी है, जीईओ, जियो जहां शब्द भी है, इसका मतलब होता है धरती। बस इतना याद रखो, ये समझो कि रूट वर्ड है जियो। जियो का मतलब क्या होता है? धरती। तो क्रैफोर्ड प्राइज 2026 भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को दिया गया है। इसके क्षेत्र में किस किस चीज के लिए इनको दिया गया है? इन्होंने 1975 में बताया था कि फ्रिज और एसी से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो जो कि ओजोन परत को डिप्लीट करती है, अर्थात उसका क्षरण करती है, ठीक है, उसको मतलब नुकसान पहुंचाती है, जो कि एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। तो क्या होता है कि वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है, वो 5 परतों में बटा हुआ है। तो वायुमंडल में एक परत है समताप मंडल, उसमें ओजोन परत स्थित है, और उसी ओजोन परत जो है, वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ताकि मतलब उसको छान कर भेजती है, उसको रोक लेती है, अल्ट्रावायलेट रे को, अर्थात पराबैंगनी किरणों को। और पराबैंगनी किरणें हमारे मनुष्य के लिए हानिकारक है, और अगर वो हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ जाए तो आदमी को कोशिका को खत्म कर देती है। जो सेल्स है वो उनका प्रभाव होता है, अर्थात वो कैंसर करा सकती है, अल्ट्रावायलेट रे। इसीलिए जो ओजोन परत है, उससे इनको नुकसान होता है। ओजोन परत को जो हमारी फ्रिज और एसी से निकलने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। तो सीएफसी के बारे में उन्होंने 1975 में बताया था कि ये जो गैसें हैं, ये क्या करती है? सप्ताह मंडल में स्थित ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। सीएफसी का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, ठीक है। ये गैसेस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे भी ज्यादा खतरनाक गैस है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वायुमंडल में जितने भी टेम्परेचर है, गर्म है, गर्मी उसको सोखती है। लेकिन जो सीएफसी गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेस उससे हजारों गुना ज्यादा गर्मी को सोखती है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, ठीक है ना। इसमें की एक जो प्रमुख गैस है, देखो सीएफसी में कई गैसेस आती है, लेकिन इसकी जो प्रमुख गैस है, उसका नाम है CF2Cl2, अर्थात अभी केमिस्ट्री की भाषा हो गई डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन। इसको फ्रेयान भी कहते हैं, फ्रेयान गैस। इसका पॉपुलर नाम क्या है? फ्रेयान। तो इसे आप याद रख सकते हो। कभी कभी पूछ दिया भी जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रमुख गैस का नाम क्या है? फ्रेयान। ये हमारे फ्रिज और एसी से निकलती है। और इन्हीं के चलते जब इन्होंने बताया 1975 में कि इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, तो 1987 में मॉन्ट्रियल, 1987 में क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, को पता होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर है, वहीं पर इसे आयोजित किया गया, जिस मीटिंग में साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने बात किया कि हम ओजोन परत के नुकसान को कैसे रोक सकते हैं। तो वो इन्हीं के द्वारा ये चीज बताई गई थी, तब चीजें पता चली। तो इसीलिए इनको जियो साइंस के क्षेत्र में इस बार क्रेफोर्ड प्राइज दिया गया है। तो इसे आप याद रखना। और इसे जियो साइंस का नोबेल भी कहा जाता है, जियो साइंस अर्थात भू विज्ञान का नोबेल प्राइज। और अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि पर्यावरण का नोबेल प्राइज टाइलर प्राइज को कहते हैं, जो कि टोबी कियर्स को दिया गया था कुछ दिन पहले भी। और मैथ्स का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं? एबेल प्राइज को, एबेल। आपको बता दें कि ये जो क्रैफोर्ड प्राइज है, ये जियो साइंस और एस्ट्रोनॉमी अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान और मैथमेटिक्स, ये तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन इनको जो दिया गया है वो जियो साइंस के क्षेत्र में दिया गया है। और क्रैफोर्ड प्राइज को रॉयल स्वीडिश स्वीडिश
एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। क्या नाम है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इतना आपको याद रखना है। आगे बात समझे ना। और ये जो प्रोटोकॉल है ना, कई बार पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? 1987 में। क्या नाम है इनका? नाम वीरभद्र रामनाथन। देखो, ये जो मेन रूप से है, ये भारत के थे, भारत में तमिलनाडु के, लेकिन बाद में ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। वर्तमान में ये जो अमेरिका की हमारी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, उसमें ये प्रोफेसर है, वीरभद्र रामनाथन। आगे बात समझ में। तो जितना बातें मैं बताया हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनकर लिख लेना भाई। चलिए, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य गुजरात। अर्थात पहला प्रश्न तो यही पता चल गया कि नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान किस राज्य का है? तो गुजरात का। वो पूरे देश का कितना प्रतिशत उत्पन्न करता है? अर्थात वो पूरे देश का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 16.5%। पहला हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि जो सोलर नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? जिस ऊर्जा को हम बार बार यूज करते हैं, अर्थात ये कभी खत्म नहीं होती, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। इन और एनर्जी क्या होती है? जो इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, ये पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। ठीक है ना। तो इसलिए हम अब रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, ताकि जो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली एनर्जी है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इन सब से हम एनर्जी को कम यूज कर रहे हैं, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और मनुष्य अच्छे तरीके से जीवित रह सके धरती पर। आपकी बात समझ में। तो इसमें विंड एनर्जी भी आती है। तो अभी पूरे नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारत में राज्य गुजरात है। ठीक। और जो गुजरात में हमारा रूफ टॉप सोलर लगाया जाता है, छतों पर जो हमारा सोलर पैनल लगता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, घरों में बिजली जाती है, उसमें पूरे देश का यहाँ 25% सोलर रूफ टॉप लगा है गुजरात में। समझ में आ गया? ऐसा समझो कि पूरे घर घर वहां पे लगा हुआ। ठीक है ना। कितना? 25% सोलर रूफ टॉप लगा है गुजरात में। इन गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो मासिक धर्म स्वास्थ्य अर्थात मेंस्ट्रुअल हेल्थ। मेंस्ट्रुअल हेल्थ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि हर स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक के लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी लागू करने के लिए आदेश दिया है। ठीक है। तो अब इसीलिए सवाल चर्चा में रहा है। ठीक है, काफी न्यूज वालों ने इसे कवर किया था। तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया कि कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं अर्थात लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को पूरे भारत के स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। जितने भी स्कूल है पूरे भारत में, वहां पर हर जगह मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को लागू किया जाए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब कि जैसे लड़कियों को जो मासिक धर्म हर महीने उनका होता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि उससे जितनी होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, बच्चियों को झेलना पड़ता है, वो स्कूल में होते हैं तो उनको स्कूल छोड़ना पड़ सकता है, या हो सकता है लोगों को अवेयरनेस ना हो तो उनका मजाक भी बनता है कई बार। तो इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अर्थात उन्होंने कहा है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, इसको सबको पता होना चाहिए कि अभी एक हमारे स्वास्थ्य का हिस्सा है। तो ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन। अर्थात जीवन का अधिकार और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। राइट टू लाइफ हमारा किस में है? आर्टिकल नंबर अर्थात अनुच्छेद 21।
तो अनुच्छेद 21 देखो, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं हमारे संविधान द्वारा, ताकि वो एक अच्छे तरीके से जीवन, सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। तो मौलिक अधिकार उसे कहते हैं। दूसरी बात, वर्तमान में भारत के संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे। एक था संपत्ति का अधिकार, उसे बाद में हटा दिया गया। आपको बताना है कि उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये जो मासिक धर्म स्वास्थ्य है, अर्थात व्यक्ति का महिलाओं के लिए जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड होता है, एक मासिक धर्म मासिक धर्म में उनका स्वास्थ्य किस प्रकार निर्भर करता है, उनके पूरे लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, ये अभी उनके पूरे हेल्थ का पार्ट है। ठीक है। तो इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा राइट टू लाइफ है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को इस संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति या मौलिक अधिकार या संविधान में कोई भी चेंजेस करना हुआ, कोई समस्या या कोई मुद्दा उठाना हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा चेंजेस करता है। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21, ये हमको जीने का अधिकार देता है। ठीक है। तो इसी के अंतर्गत इसको कवर किया गया है, उसके सब क्लॉज बनाकर। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह अब एक कोई मेडिकल इशू नहीं है कि किसी महिला या किसी, मतलब महिला तो क्या, क्योंकि ये स्कूलों में लागू किया जाना है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के लिए हर स्कूल में इसे लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ताकि जागरूकता फैल सके, जो मेल टीचर्स होते हैं और जो लड़के होते हैं, उनको भी बातें पता हो कि एक महिलाओं को भी इन चीजों से गुजरना पड़ता, लड़कियों को इन चीजों से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, इन चीजों को फर्क देखा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई लड़की, किसी लड़की के पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, या उनके पास सैनिटरी नैपकिन या पैड नहीं है, तो इसमें काफी पेन भी होता है लड़कियों को। ठीक है। तो उससे इनको स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। तो जब स्कूल छोड़ दिया गया तो उनको राइट टू एजुकेशन खत्म हो गई। बात समझ में आई? अर्थात उनका शिक्षा का अधिकार कहाँ रह गया? तो लड़कों से कम ही तो उनको शिक्षा मिल पाई। तो इसलिए आर्टिकल 21 से हमारा जो है जीने के अधिकार को संदर्भित करता है, मासिक धर्म स्वास्थ्य को। समझ में आ गया? राइट टू एजुकेशन हमारा जो होता है आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत आता है, सब क्लॉज ए में। राइट टू फ्रीडम हमारा कब आता है? आर्टिकल 90, अर्थात अनुच्छेद 19। और आर्टिकल इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार, आर्टिकल 40। ठीक है। आपको बताना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? समझ में आया ना कि लड़कियों को अर्थात बच्चियों को मासिक धर्म स्वच्छता अर्थात मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और उनसे जो इस होने वाली परेशानियां है, इनको समाज में उजागर किया जा सके, स्कूल लेवल पर उजागर किया जा सके, इसके लिए सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू करने के लिए बोला है कि कक्षा 6 से 12 तक हर स्कूल में इसको लागू किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत एक लड़कियों के लिए एक अलग से क्लीन टॉयलेट, फ्री से मतलब लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन फ्री में दिया जाना चाहिए, और पैड वेंडिंग मशीन दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई और उनके जीवन पर कोई असर ना पड़े। और समय समय पर मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया जाना चाहिए, जिससे लड़कों और टीचर्स के बीच में अवेयरनेस बनी रहे। तो यार इसमें मैंने काफी बात कर ली, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई चीजें तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे बस ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है। अब तो अगला प्रश्न कहाँ बढ़ेंगे। चलिए, अगर आप यहाँ तक आए तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरा वीडियो बहुत शिद्दत से देखा, पूरा लेक्चर आपने नोट किया, और जो बातें मैंने बताई उसे आपने समझा। तो थैंक यू वेरी मच। और ये रहा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी या खराब लगी, जैसी भी लगी, आपको कमेंट करके बताना है। दूसरी बात, जो सवाल मैंने पूछे उसको, उनके आंसर भी आपको कमेंट करके देने हैं। और इसके अलावा
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए सभी लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।